हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आशीष आज इस सीरीज के पहली वीडियो के साथ, जिसका जैसे कि हमारा सेमेस्टर 6 में रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 में बीए का एक कोर 13 है। कोर 13 में मुख्यतः हम लोग को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, तो सबसे पहले बात समझना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या है। तो आइडियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं विचारधारा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर अनेक तरह के विचार उत्पन्न होती रहती है। तो अगर वो सभी तरह के विचारों को एक साथ अगर कलेक्ट करके उसको अगर वर्गीकरण कर दिया जाए, उसका अगर क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, तो हमको मिलेगा कि मुख्यतः बहुत सारी विशेष तरह की विचारधाराएं आ जाती है। उसी में जो महत्वपूर्ण हम लोग को पढ़ना है वो पहला है अनुदारवाद। अनुदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो परंपरा से चली आ रही चीज़ों को बचाए रखना चाहती है। मतलब बोल सकते हैं ये रूढ़िवादी है, ये दक्षिण पंथी विचारधारा है। जिसकी शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत तो प्राचीन समय में भारत, इंग्लैंड, हर जगह थी, लेकिन मुख्य तौर पर इंग्लैंड से इसकी शुरुआत होती है। भारत में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी जो है वो मुख्यतः अनुदार दल की ही तरह काम करती है, चूंकि ये अपने प्राचीन परंपरा को बचाने पर जोर देती है। उसके बाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब एक ऐसा समाजवादी देश, एक ऐसा समाजवादी विचार जिसमें लोकतंत्र की मूल निहित हो। मतलब उस समाजवाद में वहाँ के लोगों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसी चीज़ें काफ़ी आसानी से मिल सके। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है फांसीवाद। जैसा कि हम लोग को पता है कि फांसीवाद का नाम सुनते ही हम लोग को अजीब लगता है। जैसा कि हम लोग सुनते हैं हिटलर का नाम, मुसोलिनी का नाम। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले 1922 में इसकी शुरुआत हुई थी मुसोलिनी के द्वारा, इंग्लैंड में, इटली में, सॉरी, इटली में। तो फांसीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो मुख्य रूप से नस्लीय एवं जाति के रूप में कट्टर होती है, दूसरे जाति को उभरने नहीं देती है। इसके बाद जो है वो है अराजकतावाद। अराजकतावाद मुख्यतः एक ऐसी विचारधारा है जो राज्य को खत्म करना चाहती है। ये बोलती है कि व्यक्ति के अंदर खुद इतनी काबिलियत जरूर है कि वो राज्य के बिना खुद के विकास कर सके। राज्य क्या है? राज्य जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है। इस तरह से अराजकतावाद, इसकी प्रतिपादन जो है वो ट्रॉट्स्की और बाकुनिन करते हैं। इसके बाद है साम्यवाद, कम्युनिज्म। ये तो बहुत सिंपल है, ये हम लोग को चाइना, चीन और रूस में मिल जाता है देखने को। इसका प्रतिपादन कौन किए थे? इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स किए थे। मुख्यतः समाजवादी देश साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूंजीपति वर्ग के विरोध में उत्पन्न हुई। मतलब मजदूर लोग मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जो है कन्फ्यूशियसवाद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग को पता है कि आज चीन जो है पूरे विश्व में एक महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है, और अमेरिका के बाद अभी सबसे महत्वपूर्ण वही बन गया है। तो कन्फ्यूशियस नाम के जो व्यक्ति थे वो भी चीन के थे, एवं उनकी विचारधारा पर चलकर आज चीन इस राह पे आया है। इसके बाद है नारीवाद। नारीवाद मुख्यतः एक ऐसी विचारधारा है जो पैतृक सत्तात्मक, या बोला जा सकता है कि पुरुष प्रधान समाज का विरोध करती है। एवं ये नारीवाद पुरुष के समान नारी को स्वतंत्रता, समानता दिलाने में का मतलब जोर देती है। इसके बाद जो लास्ट है हमारा पर्यावरणवाद। पर्यावरणवाद मतलब ये सारी विचारधारा मिलकर क्या करते हैं? अपनी आवश्यकता, जरूरतों के सामानों का उत्पादन करने पर जोर देते हैं, खुद की भलाई, खुद की डेवलपमेंट पर जोर देते हैं। लेकिन ये सभी मिलकर क्या होती है कि पर्यावरण को लेकर जागरूक नहीं हो पाते। पर्यावरण मतलब सबको स्वार्थ के रूप में वो पर्यावरण को हमेशा पेड़ को जैसे काटना है, पेड़ को काट के खत्म कर देना है, इस तरह से। तो एक ऐसी विचारधारा है पर्यावरणवाद जो मुख्यतः पर्यावरण को बचाने पर जोर देती है। ये बोलती है कि मनुष्य को कदापि ये अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए कि वो प्राकृतिक संसाधनों का हनन करे, उसका दुरुपयोग करो एवं उससे बर्बाद कर दे। ये प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए बचाकर रखना चाहती है। तो इस तरह से कोर 13 में कुल 8 चैप्टर है, एवं इसके बाद जो सबसे पहला चैप्टर है वो है अनुदारवाद। अनुदारवाद
हाँ दोस्तों, तो हमारा जो पहला चैप्टर है सबसे इम्पोर्टेंट वो है अनुदारवाद। अनुदारवाद को अगर कॉमन सी बात भाषा में बोले तो एक ऐसी विचारधारा है, लोग की एक ऐसी विचार है जिसके अनुसार वे लोग अपने प्राचीन समय से चली आ रही परंपरा, प्रथा, संस्था को उसी रूप में देखना चाहते हैं, उसी रूप में बनाए रखना चाहते हैं। अगर कॉमन से एग्जाम्पल ले तो हम आज के नवयुवक क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अरे यार छोड़ो, जो है हुआ, हम लोग नया परिवर्तन कर लेते हैं आराम से। अपनी प्राचीन पीढ़ियों, प्राचीन परंपराओं के बारे में उतने सचेत नहीं हो रहते हैं। लेकिन उसी के विरोध में एक ऐसी विचारधारा है जो इंग्लैंड से शुरू हुई, टोरी दल। आपने नाम सुना होगा, अनुदार कंजर्वेटिव पार्टी जो इंग्लैंड की है, उसी का पुराना नाम है टोरी दल। वहां से ये विचार मुख्यतः शुरुआत होती है। तो कंजर्वेटिव जो है, ये कंजर्वेटिव, ये शब्द का जो आया कहाँ से, तो ये लैटिन वर्ड के कंजर्वेयर शब्द से आया है। कंजर्वेटिज्म जो है वो लैटिन भाषा के कंजर्वेयर शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है संरक्षित करना या संरक्षण प्रदान करना। ठीक है। अब कंजर्वेटिज्म का मुख्यतः दो भाग हैं। इसमें पहला है शास्त्रीय अनुदारवाद और दूसरा है प्रतिक्रियावादी अनुदारवाद। शास्त्रीय अनुदारवाद एक ऐसी विचारधारा है अनुदारवाद की जो चाहते हैं कि चलो समय परिवर्तन हो रहा है तो हमारे समाज में परिवर्तन हो, लेकिन वो धीरे 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 हो। मतलब वो त्वरित क्रांति का विरोध करते हैं, यानी ये स्लो चेंज का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत एक और है प्रतिक्रियावादी। ये इसके ठीक विपरीत ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे समाज में जो चली आ रही है ठीक वैसे ही रहनी चाहिए, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम कॉमन से एग्जांपल ले भारत के बारे में, तो भारत मुख्यतः दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी। अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में, ये दोनों पार्टी में एक बीजेपी पार्टी है जो हमारे देश की प्रथा, संस्था एवं परंपरा को हमेशा बनाए रखने में कट्टर साबित हुई है। दोस्तों, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि शास्त्रीय अनुदारवाद और प्रतिक्रियावादी अनुदारवाद की क्या अंतर है एवं अनुदारवाद का मुख्य मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। अब है कि अनुदारवाद का प्रतिपादन किसने किया। अनुदारवाद का प्रतिपादन सर एडमंड बर्क ने किया, क्योंकि ये प्रथम वो व्यक्ति थे जिन्होंने अनुदारवाद का एक क्रमिक अध्ययन किया एवं इसे सैद्धांतिक रूप दिया। सर एडमंड बर्क के बारे में सबसे खास बात है कि ये कैसे समझते हैं। ये फ्रांस रेवोल्यूशन जो 1789 में हुआ था, उसके कड़े विरोधी थे। क्यों विरोधी थे? क्योंकि उनका कहना था कि जो व्यवस्था, जो परंपरा हजारों साल से चली आ रही है, क्या उसे खत्म करने का सिर्फ एक पीढ़ी का अधिकार होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस बात पर वो काफी अडिग थे एवं उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का विरोध किया था। इसके बाद हम लोग बात करें तो अनुदारवाद के क्या मुख्य सिद्धांत है। तो अनुदारवाद सबसे पहला और मेन, ये परंपरा को काफी जोर देती है। ये कहती है कि हमारे समाज आज जो भी है वो परंपरा की देन है, हमारी जो परंपरा है उसकी देन है, एवं परंपरा अच्छी थी और परंपरा में इतनी ताकत है जो आज तक इस समाज को बांध कर रखी है। अतः हमें परंपरा का सम्मान करना चाहिए, उसे संरक्षित करना चाहिए। इसके बाद है व्यवहारिकता, प्रैग्मेटिज्म। व्यवहारिकता यानी ये कभी भी कल्पना लोकीय समाज का समर्थन नहीं करती है। मतलब ये कभी ऐसा नहीं चाहती है कि हमारे समाज में कल्पना वाले, मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा, वो जो है उसी पे जोर देती है। तीसरा, मानवीय अपूर्णता। जैसा कि हम लोगों ने हॉब्स लेविथन के बारे में पढ़ा है, हॉब्स जो लेविथन का बुक है उसमें, और मैकियावेली के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बताया था कि मानव जो होते हैं लालची होते हैं, स्वार्थी होते हैं, झगड़ालू होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मानव के अंदर मूल ये सब निहित है। तो इनके अनुसार एडमंड बर्ग का क्या कहना है कि चूंकि मानव अपूर्ण है, इसलिए इसे कठोर राज्य की आवश्यकता है जो इस मानव को नियंत्रित करे। दूसरी, इसके आगे जो अनुदारवाद है वो संपत्ति पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जोर देती है। मतलब ये निजी संपत्ति का समर्थन करती है, क्योंकि इनका कहना है कि जिम्मेदार लोग कौन होते हैं? एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति जिसके पास कार है, बंगला है, गाड़ी, सब कुछ है,
तो कहीं ना कहीं जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास सब कुछ है, वो अपने चीजों के प्रति, अपने देश के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता है। अतः इसने संपत्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक समझा। एवं इसके बाद है अधिसत्ता यानी ऑथोरिटी। तो जो अनुदारवादी होते हैं, ये हमेशा ऑथोरिटी मतलब शासन व्यवस्था होता है, वो ऊपर से नीचे मतलब ऊंचे वर्ग के द्वारा नीचे वर्ग पर शासन की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस तरह से पहला चैप्टर में कुल इतनी ही बातों को बताया गया है। अगर आप बोलेंगे, आपका अगर सजेशन सही रहेगा कि सर एडमंड के बारे में विशेष एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं बना दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनका भी अच्छा मार्क्स आ सके, वो भी समझ सके, पढ़ सके और एग्ज़ाम मस्ती मस्ती लिख सके। धन्यवाद।